Hello class, welcome. Welcome to the part 3 of the chapter Town, Trade and Craft Persons. So in this part we are going to discuss, in the previous part we have discussed about the one of the city Hampi, है ना, विजयनगर एम्पायर हम्पी हमने डिस्कस किया था. Now in this part we are going to discuss मजुलीपट्टनम एंड सूरत. So basically सूरत सबसे पहले हम देख लेते हैं. So, a gateway to the west is Surat. Surat is in Gujarat. It was the emporium of the western trade during the Mughal period. Along with the Cambay, that is Kambhat, the present day Kambhat, and somewhat later Ahmedabad, Surat, the gateway for the trade with West Asia via the Gulf of Ormuz, also called as the gateway of Makkah because many pilgrim ships set sail from here. होता क्या था, जो सूरत है, सूरत को हम बोलते हैं तो गेटवे ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट जो ये सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब यहाँ पे जाने का गेटवे है. ये सूरत से वहाँ जाया जा सकता है, वहाँ पहुँचा जा सकता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज से जाया जा सकता है. और यहाँ से मक्का के लिए भी पिलग्रिम्स जो जाते थे वो यहीं से जाया करते थे, इसी जगह से जाया करते थे. तो इसलिए सूरत को क्या बोल रहे हैं, गेटवे ऑफ द वेस्ट. Cosmopolitan and people of all castes, creed lived there. In 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factory and the warehouses at Surat. So basically, Surat was a very important city in those times. So उस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट सिटी होने की वजह से ही जो भी बाहर से जो भी ट्रेड करने आया करते थे, जैसे कि पोर्तुगीज़ आए या फिर इंग्लिश आए, ये जो सारे जो आया करते थे, इन्होंने सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन, on average 100 ships of different country could be found anchored at the port. मतलब कितनी इम्पोर्टेंट सिटी हो सकती है ये उस टाइम पे, ये इस बात से पता चल रही है कि एक इंग्लिश राइटर है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि अगर आप कभी जाओगे सूरत के पोर्ट पे तो आप वहाँ पे क्या देखते हो कि 100 देशों से आई हुई शिप्स कब वहाँ पे होती ही होती हैं. ऑन एन एवरेज 100 देशों से वहाँ पे 100 शिप्स अलग अलग देशों से वहाँ पे आई हुई होती ही होती हैं. 100 शिप वहाँ पर रहती ही रहती हैं. तो ये शिप्स कौन सी शिप्स हुआ करती थी, क्या क्या हुआ करता था. तो सेवरल रिटेल एंड होल से शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स की काफ़ी सारी शॉप्स हुआ करती थी वहाँ पे. द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको हम जरी बोलते हैं. तो सूरत में ज़री का काफ़ी वो था, मार्केट था. और ये जो ज़री का काम हुआ करता था ये विदेशों में भी बिकने जाया करता था, तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था. इस सिटी में काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस थे. क्यों? क्योंकि कोई सिटी में रेस्ट हाउसेस इसीलिए होता है ना कि वहाँ पे विदेशी लोग आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, है ना. तो होटल्स इसीलिए होते हैं. तो ये एक तरह से होटल्स ही थे, तो जो दुनिया भर से यहाँ पे लोग आया करते थे, तो इसलिए सूरत में काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस हुआ करते थे. यहाँ पे बहुत सारे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क, बहुत सारे पार्क्स हुआ करते थे जहाँ पे लोग जाया करते थे. काठियावाड़ सेठ और महाजन हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत, जिनको हम सेठ बोलते हैं या महाजन बोलते हैं. वो उनके बड़े बड़े मतलब बैंकिंग नेटवर्क हुआ करता था. ये मनी एक्सचेंजर की तरह काम किया करते थे, मनी चेंज करके दिया करते थे. सूरत हुंडी वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड अंतवर्प इन बेल्जियम. जो हुंडी होता है, हुंडी एक तरह का जैसे आपके पास चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, तो ये एक तरह का ड्राफ्ट ही हुआ करता था कि अगर आप किसी को पैसे की जगह ड्राफ्ट दे रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, है ना. तो यहाँ जो सूरत के जो मार्केट के लोग हुआ करते थे वो आपस में ये ड्राफ्ट, जिसको हम हुंडी बोल रहे हैं, चेक एक तरीके से, ये एक्सचेंज किया करते थे. और ये विदेशों में भी इसकी मान्यता हुआ करती थी. मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे देश में दे दिया और हमारे देश में चलेगा, नहीं. मतलब वो इतने ज़्यादा फेमस थे कि विदेशों तक में वो सब चला करता था. सूरत बिगेन टू डिक्लाइन, सूरत की फाइनली डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई 17th सेंचुरी में. उसके बाद कोलकाता राइज हुआ और ऐसा होता ही रहा. फिर कोलकाता के बाद दिल्ली का राइज हुआ है, राइट. तो ऐसे होता ही रहता है, एक सिटी
उसके फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई सिटी डिक्लाइन होती है। तो अब यहाँ का क्या फैक्टर था, इस सिटी के डिक्लाइन होने का क्या फैक्टर था? सो फैक्टर था मुगल एम्पायर जो मेन इस सिटी को सस्टेन कर रहा था। मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। मुगल एम्पायर की जो पावर है वो कम होनी स्टार्ट हो गई इस टाइम पे, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी और औरंगज़ेब के बाद से कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर आया नहीं, तो जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो पूरा डीजनरेट होने लगा। और जब कोई एम्पायर डीजनरेट होता है तो उसकी इकोनॉमी पे तो असर पड़ता ही है ना। So control of the sea routes by Portuguese and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. So now बॉम्बे बिकेम अ न्यू सिटी। सो बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। पहले सूरत में था, फिर मुंबई में शिफ्ट कर लिया। इसके अलावा जो पोर्तुगीज़ कंट्रोल सी रूट्स जो सी रूट हुआ करते थे उन पे कंट्रोल कर ली, मोनोपोली कर ली पुर्तगीज़ ने, किसी को आने जाने नहीं दिया करते थे, चार्ज लिया करते थे इंडियन ट्रेडर्स वगैरह से। तो इसलिए जो इंडियन ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया, तो इसलिए सिटी भी डिक्लाइन हो गई। मजूलीपट्टनम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ? सो द टाउन ऑफ मजूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लाइंग ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर इज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इन 17th सेंचुरी। डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मजूलीपट्टनम बिकॉज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन आंध्रा कोस्ट। आंध्र प्रदेश की साइड अगर हम जाएंगे तो मजूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको हम बोलते हैं, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाउन हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी। इस एरिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेड हुआ करती थी। फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय डच, इसलिए इस जगह पे मसूलीपट्टनम में डच लोगों ने अपना फोर्ट भी बनाया था। कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sales of textiles, spices and other items to prevent the trade from passing completely into the hand of various East India companies. So यहाँ पे जो कुतुब शाही रूलर्स थे, मतलब जो इस लीनियज से बिलोंग करते थे, गोलकुंडा के जो राजा थे, तो गोलकुंडा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी ट्रेड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा। अब वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों को या जो ये पोर्तुगीज़ डच वगैरह जो आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेड करने, अगर इनको ट्रेड करने दिया, मतलब इनको अपनी तरीके से ट्रेड करने दिया, तो ये तो जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको बर्बाद कर देंगे, है ना। तो इसलिए इंडियन ट्रेडर्स को बचाने के लिए उन्होंने अपनी मोनोपोली जताई, अपना बोला कि हम करेंगे यहाँ पे ट्रेड, जिस तरीके से ट्रेड करना है हम बताएंगे कैसे करना है। So fierce competition among various trading group, the Golconda nobles, Persian merchant, the Telugu Komati, Chettis, European trader, made the city populous and prosperous. तो इस सिटी में बहुत कंपटीशन बढ़ गया, विदेशों से लोग आया करते थे अपना सामान बेचने, यहाँ खुद इंडियन लोग काफ़ी हुआ करते थे अपना सामान बेचने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी जिसकी वजह से ये सिटी काफ़ी पॉपुलस थी एंड मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और प्रॉस्पर थी, काफ़ी समृद्ध थी। सो मुगल began to extend their power to Golconda. Their representative, the governor Mir Jumla, began to play off the Dutch and the English against each other. In 1686 and 87, Mughal Emperor Aurangzeb annexed गोलकोंडा। अब जो मुगल थे उनका इंटरेस्ट आने लग गया गोलकोंडा की तरफ, तो उन्होंने गोलकोंडा को फाइनली एनेक्स कर लिया। एनेक्स मतलब अपने कब्जे में कर लिया। फाइनली गोलकोंडा को जो औरंगज़ेब है उन्होंने एनेक्स कर लिया। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, तो उससे पहले ही 1686-87 में मछलीपट्टनम मसूलीपट्टनम या जो गोलकोंडा है उसको पूरा उन्होंने कब्जे में कर लिया। अब क्योंकि मुगल ने इसको कब्जे में कर लिया तो इससे क्या हुआ, कॉज द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। इसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनको लगा कि अब उन्हें कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो मुगल्स ने कंट्रोल कर लिया है। सो
उन्होंने इस वजह से कहीं और पे शिफ्ट करने की सोची। सो नए सेंटर बने ट्रेड के लिए। सो द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। एज द कंपनी ट्रेडर मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब क्योंकि यहाँ पे वो वाली बात नहीं रही कि उस तरह का कंपटीशन या वो सारी चीज़ें नहीं रही, तो अब जैसे कि सूरत के केस में हुआ कि नए सेंटर डेवलप हो गए। नए सेंटर यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, नए सेंटर डेवलप हो गए। नए सेंटर कौन से थे? बॉम्बे था, कलकत्ता थे। तो ये नए सेंटर थे जो डेवलप होने लग गए। इसलिए जो कंपनीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह जो थी, वो छोड़ छोड़ के भाग गई। वो छोड़ छोड़ के इनमें कोलकाता और ये अपना बॉम्बे वगैरह में चले गए। ठीक है। और इस वजह से मसूलीपट्टनम अपनी जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, जो उसकी पॉपुलेशन, वो सब थोड़ा लोअर हो गए। डिक्लाइन इन द सो ये फाइनली ख़त्म हो गया। फाइनली 18th सेंचुरी तक ये मसूलीपट्टनम अपना जो रुतबा था वो खो चुका था। अब नए टाउन्स की बारी आती है। इनके बाद ये पुराने टाउन्स तो ख़त्म हो गए, अब नए टाउन्स उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो 16th and 17th century European countries searching for spices and textile, popular both in Europe and West Asia. So 16th-17th century में क्या थे? यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में बहुत आए। क्यों आ रहे थे? वो इंडिया में इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्हें स्पाइसेस और ये टेक्सटाइल वगैरह चाहिए थी, जो कि यूरोप में बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, तो उन्हें वो चीज़ें चाहिए थी, इंडिया से वो चीज़ें मिला करती थी। सो डच, इंग्लिश एंड डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये जो थे, दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उन्होंने जो ये अंग्रेज़ है, डच है, फ्रेंच है, इन्होंने अपनी अपनी मतलब इनके मर्चेंट्स, इन देशों के जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी कंपनी बनाई कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इस तरीके से अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और यहाँ पे वो कंपनीज जो आई क्या कहते हैं, ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड व्रिजीवोरा, दे ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स एंड दे कम्पीटेड विद देम। शुरुआत में जो इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे वो काफ़ी वेल्दी हुआ करते थे। जैसे विजीवोरा के बारे में बताया जा रहा है, तो विजीवोरा जो थे, ऑलमोस्ट इनके पास थाउजेंड्स ऑफ शिप्स हुआ करती थी। ये इतनी सारी तो शिप्स हुआ करती थी इनके पास, तो इतने वेल्दी हुआ करते थे, इतना अच्छा खासा इनका काम हुआ करता था। ये इंडियन ट्रेडर्स के बारे में बता रहे हैं। ये जो इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये डच, इंग्लिश और फ्रेंच से बहुत अच्छा compete किया करते थे। हाउएवर यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी रूट। लेकिन ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने यहाँ पे पावर का यूसेज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आर्मी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और उस वजह से इन्होंने पूरे रास्ते पे अपनी मोनोपोली बना ली और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको जाने नहीं दिया जाता था। इट फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर टू वर्क एज देयर एजेंट। इनको बोला गया कि अब तुम अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं कर सकते, तुम हमारे अंडर ट्रेड कर सकते हो। तो उनको फोर्स किया गया कि तुम हमारे अंडर ट्रेड करो। सो इंग्लिश emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. Spurt in demand for goods like textile led to great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing etc. क्योंकि इंडियन गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो इंडियन गुड्स की जो बनाने की जो वीविंग है, ये सारी चीज़ें, इन सब की डिमांड भी बहुत बढ़ गई। सो इंडियन टेक्सटाइल जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इंक्रीजिंगली, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी, तो जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है तो उसमें वैरायटीज़ भी आती जाती है, उसका मतलब सुधर भी जाती है ना वो चीज़ें। सो इस तरीके से ये चीज़ें सुधरती चली गई, रिफ़ाइन होती चली गई। ये जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, यहाँ पे बस एक जो बुरी चीज़ हुई वो ये हुई कि जो क्राफ्ट पर्सन थे, पहले वो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी अपनी मर्जी हुआ करती थी, वो चीज़ें बनाएंगे, बेचेंगे, ये करेंगे। अब क्या होता था? अब होता था कि जो अंग्रेज़ आया करते थे वो सामान लेके आया करते थे और क्राफ्ट पर्सन को बोला करते थे, लो ये बना के दो, ठीक है, इसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, ये सामान है, सामान आपको नहीं खरीदना, ये रहा हमारा सामान और आप ये बना के दो, ठीक है। ये
ये उनके बीच में डील हुआ करती थी। तो इससे जो थे क्राफ्ट पर्सन जैसे वर्कर होते हैं इस तरीके के हो गए। पहले वो इंडिपेंडेंट थे और अब वो अंग्रेज़ों के वर्कर हो गए एक तरीके से। वो अंग्रेज़ों से जैसे जैसे अंग्रेज़ उन्हें पैसे दे दिया करते थे, लोन दे दिया करते थे, तो वो उनके अंडर काम करने लग गए। दे हैड टू वीव क्लोथ विच वर ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन। ऑलरेडी उन्होंने उनको एडवांस दे दिया होता था, तो इसलिए उन्हें उनके अंडर काम करना पड़ता था। सो नाउ दे हैड नो लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड अपना वीविंग पैटर्न बनाए या कुछ करें, नहीं, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही करना पड़ेगा। एंड हैड टू रिप्रोड्यूस देम द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट। एंड वही चीज़ बना के देनी पड़ती थी जो कंपनी वाले बोला करते थे। सो इस टाइम में नई सिटीज़ जो आई वो आई बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। ये 3 सिटीज़ जो आई, ये 3 सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी बन के रह गई। सो क्राफ्ट कॉमर्स, जब तक अंग्रेज़ गए तब तक सारी ये 3 सिटी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। Craft commerce underwent major changes. Merchants and artisans were moved into black towns established by the European companies. ये जो ब्लैक टाउन्स हुआ करते थे ये ऐसी जगहें हुआ करती थी जहाँ पे इंडियन लोगों को रखा जाता था। बोला जाता था कि आप लोग तो यहीं पे रहो, ये जगह है आपके, जिन जगहों पे वाइट लोग रहेंगे उन जगहों पे आपका आना मना है। तो इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट का सेग्रीगेशन होने लग गया। सो जो नेटिव लोग हैं, मतलब जो इंडिया के लोग थे, उनको ऐसी जगहों में रखा जाने लगा जहाँ से उनका निकलना मतलब कानूनी अपराध बोला जाने लगा कि अगर आप वाइट्स की जगहों पे आओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये वाइट जो होते थे दे ऑक्यूपाइड अ सुपीरियर रेसिडेंसीज एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। सो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उन्होंने अपने फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे और उन फोर्ट्स में वो वहाँ पे रहा करते थे और इंडियंस को उनसे दूर रखा करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से न्यू सिटी डेवलप हुई। पुरानी सिटीज़ ख़त्म हुई, न्यू सिटी डेवलप हुई। न्यू सिटीज़ हैं कौन सी? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ये 3 सिटी डेवलप हुई और ये रही एंड तक। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही। इसके बाद इसका असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।